हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मस्त। चलो भाई, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हमने कर लिए थे लास्ट लेक्चर के अंदर। अब हम पढ़ेंगे आज किरचॉफ्स रूल, जो किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व कर सकता है। किरचॉफ्स रूल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। मैंने कहा कि एग्जाम में किरचॉफ्स रूल आता है। किरचॉफ्स रूल सोल्व कर सकता है हर एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को। तो किरचॉफ्स रूल क्या है बेटा? किरचॉफ साइंटिस्ट है, इसने रूल दिया था बेटा, जो क्या सोल्व करेगा? इट सोल्व ऑल कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिक सर्किट। बाय द लगा सकता है, बाय दिस रूल लगाना इसमें, बाय दिस रूल all the complicated electric circuit। ठीक है, कितने रूल है किरचॉफ्स के? ये थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन था। कितने रूल होते हैं इसके वो देखे बेटा। दो रूल है बेटा। फर्स्ट रूल जो है, फर्स्ट रूल होता है जंक्शन रूल। जंक्शन रूल या इसको करंट रूल भी कह सकते हैं। किरचॉफ्स करंट रूल, केसीएल। ठीक है, लो भी कह सकते हैं या रूल भी कह सकते हैं, केसीएल, किरचॉफ्स करंट लो। छोटा नाम है केसीएल। ठीक है, तो जंक्शन रूल बोल दो, करंट रूल बोल दो, या किरचॉफ्स करंट लो बोल दें, एक ही बात होती है। क्या बताता है बेटा ये कहता है algebraic sum of all the currents meeting at the junction is equal to 0। ये किरचॉफ्स रूल मैंने आपको कैपेसिटेंस में भी समझाया था, इसमें भी बता रहा हूं। वो कैपेसिटर्स में एप्लीकेबल है, ये रेजिस्टर्स में है। यहाँ पे अलजेब्रिक सम, अब अलजेब्रिक सम में क्योंकि पता है करंट इज स्केलर। वैसे तो टेंसर होता है, लेकिन उसमें हम करंट के अंदर वेक्टर रूल्स को ओबे नहीं कर सकते, नहीं लगा सकते हैं। तो सीधा क्या करेंगे, टोटल करंट निकालने के लिए अलजेब्रिक सम यूज करेंगे। तो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट द जंक्शन, किसी भी जंक्शन पे जो टोटल करंट मिलेगा उन सभी को ऐड करके इक्वल टू क्या कर दे, 0 कर दे। या इसको हम कह सकते हैं और करंट, टोटल करंट लीविंग या मीटिंग, टोटल करंट entering at junction is equal to total current leaving from the junction। जितना करंट जंक्शन पे आएगा, किसी भी एक पॉइंट पे आएगा, पॉइंट जंक्शन है वहां पे, उतना ही करंट वहां उस पॉइंट से बाहर निकलेगा। मैथमेटिकल अगर इसको लिखें तो दैट इज समेशन ऑफ आई मींस करंट इज इक्वल टू 0। दिस इज फर्स्ट किरचॉफ्स रूल। किरचॉफ्स रूल अगर हमसे समझ गए तो न्यूमेरिकल्स तो बहुत आसान है, इसके रूल समझना बहुत इसमें बस मेन इंपॉर्टेंट क्या रूल है इसके। तो अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल जो करंट हमारे पास होगा वो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। क्लियर? तो इसको नोट कर ले पहले। तो पहला जो रूल है वो किसके बारे में बताता है, करंट के बारे में बताता है। और दूसरी बात, इट ओबे या फॉलो कह सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि चार्ज ना कभी वहां पे नया बनता है ना कभी चार्ज खत्म होता है। तो इसका जितना चार्ज वहां पे जा रहा था, करंट किसके कारण फ्लो होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज अगर फ्लो हो रहा है तो करंट फ्लो हो रहा है।
ये तो होता है ना बेटा। तो जितना चार्ज वहां पे एंटर कर रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है। तो वो किसको फॉलो कर रहा है, किसको ओबे कर रहा है, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो हम ये कह सकते हैं फर्स्ट रूल, किरचॉफ से फर्स्ट रूल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है, ओबे करता है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। अब हम इसके साइन कन्वेंशंस और लिख लेते हैं फर्स्ट के, कि साइन कन्वेंशंस क्या होंगे बेटा, बता दें। चलो देखो, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे आप आसानी से समझ जाएंगे कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव। आप उसको उल्टा भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना इससे। जैसे ये कोई जंक्शन है, तो करंट बाहर जा रहा है, कितना करंट है I1, यहां से बाहर जा रहा है I2, यहां से अंदर जा रहा है I3, यहां से अंदर जा रहा है I4, यहां से बाहर जा रहा है I5। ये जंक्शन है O पॉइंट मान लो। तो उस जंक्शन पे आप क्या लिखोगे, ओ द जंक्शन, जंक्शन से करंट बाहर जा रहे हैं और उसी जंक्शन पे करंट आ रहे हैं। तो क्या करेंगे, आइदर आप ये मान सकते हो जो करंट बाहर जा रहे हैं उनको प्लस मान लें, तो अंदर वालों को माइनस मान लें, या फिर अंदर जो आ रहे हैं, अंदर जो आ रहे हैं उनको प्लस मान लें, बाहर वालों को माइनस मान लें। कोई मान सकते हो, मर्जी है, आपकी मर्जी है, कैसे भी कर सकते हो आप। तो अगर मान लो मैं कहूं एंट्रिंग वाले प्लस है, तो एंट्रिंग वाले कौन कौन से हैं बेटा, एंट्रिंग वाला है I4, एंट्रिंग वाला है I3। तो हम ये कह सकते हैं ना I3 प्लस I4, ये तो हो गए एंट्रिंग। फिर ये हो गए सब बाहर लिविंग वाले, माइनस कर दो, तो I2 माइनस I1 माइनस I5। ये तीनों करंट बाहर जा रहे थे और सभी करंट को ऐड करके इक्वल टू क्या कर दो, 0। तो सभी करंट, टोटल जो करंट था उन सभी का अलजेब्रिक सम कर दिया मैंने। अब एडिशन, अपने सब्ट्रैक्शन किया, सब्ट्रैक्शन नहीं किया, वो कन्वेंशन है कि अगर आपने एंट्रिंग वाले प्लस माने हैं तो लिविंग वाले माइनस मानने पड़ेगा हमें। अगर लिविंग वाले माइनस मानेंगे तो फिर ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, उल्टा करना पड़ेगा आपको। ठीक है, फिर दूसरा आपने क्या लिखा था, ये लिखा था कि ये हमारे पास क्या थे, टोटल करंट एंट्रिंग एट द जंक्शन। तो अपने आप इक्वल तो आएगा I3 प्लस I4 किसके इक्वल होगा, I1 प्लस I2 प्लस I5। ये तो किरचॉफ्स फर्स्ट रूल था, किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, टोटल करंट एंटरिंग एट द जंक्शन इज इक्वल टू टोटल करंट लिविंग फ्रॉम द जंक्शन। दिस इज किरचॉफ्स फर्स्ट रूल। तो ध्यान रखना, जितना माउस करंट उस जंक्शन पे एंटर कर रहा है उतने करंट वहां से बाहर भी निकलना चाहिए। ये नहीं है 2 करंट एम्पियर किसी पॉइंट पे गया और उस पॉइंट से करंट निकल गया 3 या 1.5, ऐसा कभी ना हो। तो जितना करंट एंटर करेगा उतना करंट वहां से बाहर जाएगा। क्लियर? तो ये थे किरचॉफ से फर्स्ट रूल। अब आते हैं किरचॉफ से सेकंड रूल के ऊपर। किरचॉफ से सेकंड रूल, किरचॉफ सेकंड रूल, सेकंड रूल कह दो, लो कह दे, और इसको हम क्या कहते हैं बेटा, वोल्टेज रूल। ये इसको हम कह सकते हैं लूप रूल। एक क्लोज लूप में भी काम करता है, ये क्लोज लूप के लिए होता है ये लूप रूल, या इसका शॉर्ट नाम KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज रूल, किरचॉफ्स वोल्टेज लो, लो। ठीक है, तो ये हमारे पास है सेकंड। अब इस सेकंड के अंदर क्या होता है बेटा, ये वोल्टेज के लिए, पर्टिकुलर वोल्टेज के लिए, कैपेसिटर के अंदर भी वोल्टेज के लिए होता है। किरचॉफ्स रूल फर्स्ट करंट के लिए होता है, सेकंड वोल्टेज के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होंगे, रजिस्टर्स होंगे। तो रजिस्टर में वोल्टेज कितनी होती है, I इंटू R। कैपेसिटर में क्या थी, Q/C। यहाँ पे क्या होगी, I इंटू R। तो यहाँ इसका जो रूल बनेगा, लो बनेगा, वो क्या है बेटा, द अलजेब्रिक सम ऑफ, क्योंकि यहाँ पे 2 चीजें होंगी, एक बैटरी होगी और एक रजिस्टर होगा। तो द अलजेब्रिक सम ऑफ EMF, कितने हो सकते हैं, EMF लगा दो, ऑफ द सेल्स एंड algebraic sum of potential drop
potential drop across resistors is equal to 0. टोटल अल्जेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ ऑफ ऑल सेल, कितने भी सेल हो सभी की ईएमएफ उन सभी का अल्जेब्रिक सम, दिस इज ई प्लस अल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर की रेजिस्टेंस क्या है आर, करंट क्या मान लो आई, तो दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉप आई इनटू आर। और ये आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बताती है कि वोल्टेज में वोल्टेज ही ऐड हो सकता है, ये नहीं कि यहाँ तो वोल्टेज कर दिया यहाँ अकेला करंट लिख दिया, या वोल्टेज लिख दिया यहाँ अकेला रजिस्टर लिख दिया, नहीं, करंट और रजिस्टर का प्रोडक्ट आएगा, इस बात को जरूर ध्यान रखें, सेम क्वांटिटी आपस में ऐड हो सकती है बस ओनली। तो ईएमएफ ऑफ द सेल, तो उसका सेल का पोटेंशियल हो गया प्लस रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो हो गया, उन दोनों का सम इज इक्वल टू कितना आएगा 0. This is Kirchhoff's second rule, and this rule follow या obey law of conservation of energy, law of conservation of energy। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है या उसको ओबे करता है, क्लियर। तो ये था किर्चॉफ्स सेकंड रूल। अब किर्चॉफ सेकंड रूल के अंदर हम इनके पढ़ेंगे साइन कन्वेंशंस, जो बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है उनको बस। तो भाई एक रूल होगा सेल के लिए, एक रूल होगा रजिस्टर के लिए, तो दोनों रूल अच्छे से समझना एक बार, ठीक है। देखो बेटा, साइन कन्वेंशंस फॉर केवीएल, साइन कन्वेंशंस फॉर केवीएल, किर्चॉफ्स वोल्टेज रूल, ठीक है। क्या है बेटा बताना। फर्स्ट, अगर मैं आपको ये कहूं, मैंने एक सेल बना दिया, मैं ये सेल बना देता हूं, फिर इसमें थ्योरेटिकल लिखो, उसमें ये एक सेल है, इस सेल का ये क्या है ईएमएफ ई, ठीक है। और हम जो है ना वो इसी सेल के इनसाइड से पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं। इफ मूविंग फ्रॉम, फर्स्ट बात करें, पहली बात करें इसके अंदर हम, फर्स्ट केस है, इफ मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, inside the cell, क्योंकि घूम के तो यहां से भी आ सकते हैं, बार बार मिलेगा आपको तो वहां से भी तो आ सकता है वो, लेकिन इनसाइड द सेल की बात है वो। EMF of cell taken as नेगेटिव और नेगेटिव लिया जाएगा, ठीक है। तो अगर हम पॉइंट ए से हम पॉइंट बी पे जा रहे थे इनसाइड द सेल, तो इस सेल की पोटेंशियल डिफरेंस वो कितनी ली जाएगी बेटा -3। ए से बी की पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस हम ये कह सकते हैं सीधा सा VAB इज इक्वल टू -3, कितना जाएगा -3। ये हो गया फर्स्ट, ध्यान से लिखना बात को। दूसरी बात, सेल के लिए दूसरी बात करते हैं हम। सेल के लिए क्या, कि अगर वही सेल हो, ठीक है, वही पॉइंट ए है, वही पॉइंट बी है, और अगर हम इससे नेगेटिव से पॉजिटिव जाएं तो उसमें उल्टा कर सकते हो ना,
inside the cell even though cell negative and vice versa। तो मैंने इसी में ही इसको बता दिया, डायग्राम वाला से आपको बता दिया मैंने। मतलब अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा बेटा, ये कितना है E, तो अब जो आएगा ये आ जाएगा प्लस। तो अगर हम कहां से कहां जाएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव से नेगेटिव तो नेगेटिव, और फाइनली कहां पहुंच रहे हो ये ध्यान देना, फाइनली जिस टर्मिनल पे पहुंच रहे हो वही ईएमएफ, वही उसकी पोटेंशियल डिफरेंस लिख जाएगी। तो फाइनल नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा। ये दो साइन कन्वेंशन थे सेल के लिए, क्लियर, ठीक है। अब ऐसे ही दो साइन कन्वेंशन होंगे रजिस्टर्स के लिए, बेटा दो, चलो हो गया। अब बात करेंगे रजिस्टर्स के लिए, साइन कन्वेंशन नंबर 3। अगर ये रजिस्टर लगा दिया एक, ये पॉइंट हो गया A और ये पॉइंट हो गया B, ठीक है। और अब इसमें करंट, यहाँ पे करंट मायने रखेगा। सेल के अंदर उस सेल के थ्रू करंट किधर जा रहा था, कितना जा रहा था, कोई मायने नहीं है, कोई मतलब नहीं है। करंट की डायरेक्शन कोई भी हो, पहले वाले केस में जब सेल का पोटेंशियल लेते हो तब की बात कर रहे हैं, सेल का ईएमएफ लेते हैं तब की बात कर रहे हैं, उसमें करंट की कोई भी डायरेक्शन हो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब रजिस्टर की बात आए तो यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस है R और करंट मान लो इधर फ्लो कर रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है। और हम इसी करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इफ मूविंग in the direction of flow of current, then potential drop across resistor taken is negative and vice versa, और इसका उल्टा रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। मीन्स ये जो लिया जाएगा ये आएगा -IR। करंट की डायरेक्शन में अगर जा रहे हो तो रजिस्टर का और करंट का रेजिस्टेंस हो गया, करंट हो गया, उन दोनों का प्रोडक्ट के लिया जाएगा माइनस, प्रोडक्ट ही लिया जाएगा। और फोर्थ उल्टा हो जाएगा, अगर हमारे पास वही रजिस्टर है, रेजिस्टेंस R है, पॉइंट A हो गया, पॉइंट B हो गया, करंट इधर फ्लो कर रहा है और हम करंट से अपोजिट मूव कर रहे हैं, B से आ रहे हैं, अब जा रहे थे A से B, अब जा रहे हैं B से A, अब करंट से क्या हो गया अपोजिट, और अगर करंट से अपोजिट हो गया तो इस रजिस्टर में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगी वो पोटेंशियल ड्रॉप आएगी +IR। ये बात याद रखना, दिमाग में बैठा ले अच्छे से। करंट से अपोजिट जा रहे हो तो +IR, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो -IR। ये मेन साइन कन्वेंशन है। ये साइन कन्वेंशन आगे तो आप हर एक न्यूमेरिकल आप निकाल सकते हो, हर एक न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं। दिस इज किरचॉफ्स रूल, जंक्शन रूल एंड द किरचॉफ्स वोल्टेज रूल, ठीक है। तो यह निकाल दोगे तो ऐसे हम हर ब्रांच में क्या निकाल सकते हैं, हर एक ब्रांच का करंट निकाल सकते हैं, हर एक ब्रांच के अंदर जो रजिस्टर है उसका पोटेंशियल ड्रॉप निकाल सकते हैं, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो निकल जाएगा R इक्विवेलेंट, वो हो जाएगा कितना बेटा, नेट वोल्टेज इन द सर्किट, टोटल वोल्टेज इन सर्किट and divided by total current through the circuit, आपको सर्किट के अंदर नेट वोल्टेज निकालनी है और सर्किट के अंदर टोटल करंट निकालना है, उन दोनों का रेशियो निकाल दोगे तो क्या आ जाएगा R इक्विवेलेंट =IR। तो ये R इक्विवेलेंट, तो आप ये दोनों निकालने पड़ेंगे, तो ये निकालने पड़ेंगे, दोनों का रेशियो निकालना पड़ेगा, तो R इक्विवेलेंट भी आ जाएगा।
तो करंट across each branch, across each resistor, voltage across each resistor and resistance, equivalent resistance हम फाइंड कर सकते हैं by the using of Kirchhoff's rule. ठीक है, तो अब हम इसमें लेके चलते हैं आगे। मैं सीधा एक बार Kirchhoff's rule का एक एग्जांपल है व्हीटस्टोन ब्रिज, पहले वो व्हीटस्टोन ब्रिज कराऊंगा, उसके बाद इसके हम न्यूमेरिकल्स निकालेंगे Kirchhoff's रूल के अदर्स। ठीक है, चलो तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है पहले हम वो बात करेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। व्हीट साइंटिस्ट का नाम है यहाँ पे, उसने एक ब्रिज बनाया, यानी कि एक तरह से रजिस्टर्स को अरेंज किया। इट इज एन अरेंजमेंट, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रजिस्टर्स, ऑफ 4 रजिस्टर्स। ठीक है, बस इन फॉर्म ऑफ ब्रिज कह सकते, जरूर नहीं है, लगता है वो ब्रिज से लगता ही नहीं है। एंड क्या काम होता है बेटा, एंड इट इज यूज्ड टू फाइंड वन अननोन रजिस्टर, वन अननोन रेजिस्टेंस if all 3 givens, मतलब if 3 resistance are given, resistances are given। टोटल हमारे पास 4 रेजिस्टेंस है, उन 4 रेजिस्टेंस में से एक रेजिस्टेंस अगर हमारे पास ना 3 रेजिस्टेंस अगर दे रखे हो, क्या क्या दे रखे हैं, तो चौथा निकालना होगा, तो हम उसमें निकाल सकते हैं 4th रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये किस काम आता है, एक अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के काम आता है। 4 में से अगर 3 दे रखे और एक ही निकालना हो तो काम आता है। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये कह सकते हैं कि बैलेंस कंडीशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, कैसा इसका अरेंजमेंट है, वो देखो बेटा। तो इसके अंदर तो फिर आप उतार ले, नोट कर ले उसके बाद, मैं इसमें मिटा बेटा, फिर बनाऊं डायग्राम इसमें, कर लिया। ठीक है, देखो गैलोमीटर बेटा, ये एक की लगा दी हमने यहाँ पे, उसके बाद एक बैटरी लगाएंगे यहाँ पे हम, जिसका EMF E है, इसी के साथ एक की लगा देंगे 4, इस की को K1 बोल देंगे हम, और ये जो की है ये K2 है। ये रेजिस्टेंस P, इसका Q, इसका R, इसका S, नाम दे देते हैं हम, ये नाम A, B, C एंड D। ठीक है, तो ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। इस व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर 4 रेजिस्टेंसेस गिवन है, P, Q, R, S। ठीक है, ये 4 रेजिस्टेंसेस हैं। वैसे रेजिस्टेंस ये भी होता है, गैल्वेनोमीटर दे रखा है, तो गैल्वेनोमीटर भी ऐसा डिवाइस जो करंट को मेजर करता है, स्मॉलेस्ट करंट को मेजर करता है, लेकिन उसके अंदर भी रेजिस्टेंस तो होता है। ठीक है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस अभी नहीं, हम ओनली इस ब्रिज के अंदर 1, 2, 3, 4 इन 4 रेजिस्टेंस को लेके चलते हैं। ठीक है, जो कंडीशंस है वो कंडीशन इन चारों को लेके है।
अगर ये रेजिस्टेंस इंक्लूड हो गया तो फिर बैलेंस है ही नहीं वो। तो पी क्यू आर एस, तो इसके अंदर उसकी जो बैलेंस कंडीशन है वो क्या होगी, हम इसकी कंडीशन या प्रिंसिपल इसका क्या है, आपको पूछे कि व्हाट इज द व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल ये है बेटा कि फर्स्ट इफ Q1 इज प्रेस्ड, फर्स्ट इफ K1 एंड आफ्टर K2 क्लोज्ड, अगर क्लोज्ड कर दें, की को ऐसे दबा दें, की कर दें ऐसे, तो क्या करेगा, यहां से करंट जाएगा सर्किट से। अगर यही ओपन रखोगे तो यहां से करंट फ्लो करेगा ही नहीं, करंट ऐसे आएगा, वैसे तो ये करंट जाएगा यहां से आई, ठीक है, उतना करंट यहां से आएगा बाहर आई। तो जब फर्स्ट Q1 एंड आफ्टर Q2 ये क्लोज करो, एंड इफ गैल्वेनोमीटर जो G है वो G shows no deflection, उस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, डिफ्लेक्शन नहीं आने का मतलब देयर इज नो करंट, ठीक है, देन ब्रिज इज said to be balanced। तो आपको व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पूछेगा तो प्रिंसिपल इसके अंदर ये तो हो गया थ्योरेटिकल कि इफ K1 पहले Q1 क्लोज करें फिर K2 क्लोज करें, और अगर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दिखाता है, मतलब गैल्वेनोमीटर में करंट अगर नहीं आ रहा है, तो ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड एंड P by Q R by S के इक्वल होगा, एंड यहां पे जो आएगा P by Q इज इक्वल टू R by S। तो अगर एक लाइन में आपको सॉल्यूशन देना है कि आपसे पूछा जाए व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, याद रखना बात, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, तो दैट इज इक्वल टू P by Q R by S। ये इन दोनों का रेशियो के इक्वल हो, तो ये ब्रिज बैलेंस है, ये इसका प्रिंसिपल है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का अनबैलेंस का मतलब क्या है कि P by Q R by S के इक्वल नहीं हो तो अनबैलेंस है, ठीक है। तो बैलेंस होगा तो ये कंडीशन आ जाएगी P by Q R by S, और फिर हमें इसको प्रूफ करना है कि जब बैलेंस हो, मतलब जब गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं आ रहा हो, तो P by Q क्या R by S के इक्वल आएगा, हम इसको प्रूफ करेंगे। तो एट प्रेजेंट आप इसको नोट करें पहले एक बार कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन फिर से बता रहा हूं, बैलेंस कंडीशन होती है P by Q R by S। अब इसको करेंगे प्रूफ, देखो प्रूफ। तो इस प्रूफ के अंदर भाई हमारा किरचॉफ रूल यूज होगा, इसलिए मैंने आपको उसको न्यूमेरिकल कराने के बजाय पहले ये लेके चला हूं। तो देखो यहां से करंट आई है, तो भाई यहां एक जंक्शन है, इस जंक्शन पे करंट को क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट। तो एक करंट मान लेता हूं ऊपर, ये करंट मान लिया मैंने, कितना करंट है ये I1, ठीक है, करंट I1। नीचे जो करंट आया टोटल I था, तो I1 ऊपर गया, तो नीचे करंट कितना है अब बताओ, टोटल I माइनस I1 हो जाएगा, ये I माइनस I1 नीचे आ गया। चलो उसके बाद में I1 ये है, उसके बाद में आगे जो हमारे करंट गया, मान लो इधर जो करंट गया और नीचे जो करंट गया, उसको कैसे करें। तो I1 में से नीचे जो करंट गया, गैल्वेनोमीटर में जो करंट गया, अच्छे से याद रखने के लिए इस करंट को मान लेता हूं मैं IG का मतलब करंट इन गैल्वेनोमीटर। तो I1 में से IG अगर नीचे गया तो इधर कितना जाएगा, इधर चला जाएगा I1 माइनस IG, हो गया। अब ऊपर से करंट आ रहा है IG, इधर से करंट है I माइनस I1, तो इस D पॉइंट पे जाके करंट दोनों मिलेंगे, और करंट कहां जाएगा, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, क्योंकि एक वायर में करंट की डायरेक्शन एक ही होती है, तो करंट जाने का रास्ता ये है। तो इधर से ये आया, इधर से ये आया, तो टोटल करंट कितना बड़ा, I माइनस I1 और प्लस हो जाएगा IG, हो गया। ऊपर गया,
इधर से करंट आ रहा है I1 माइनस IG, इधर से गया I माइनस I1 प्लस IG। इस C पॉइंट पे दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे। कितना बनेगा बताओ, ये हो जाएगा I1 माइनस IG प्लस I माइनस I1 प्लस IG। कितना बचा बताओ, I1 से I1 कैंसिल, IG से IG कैंसिल, कितना बचा I तो आना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज करंट क्या था बेटा, कि जितना करंट यहां से एंटर कर रहा था उतना करंट सर्किट से बाहर आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हमने सही डिस्ट्रीब्यूशन किया है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट है वो गलत है। अब दोबारा से देखिए कहां गलती हमने की थी फिर। क्लियर, तो ये हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन। अब उसमें ये लगाएंगे किरचॉफ्स फर्स्ट रूल हो चुका, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज रूल केवीएल। उसके अंदर क्लोज्ड लूप लेके चलेंगे हम। एक क्लोज लूप लेके चले पहले हम ए बी डी ए, कैसे भी करो से, जैसे ए डी बी ए ऐसे करो से, आपकी मर्जी है। तो इन द क्लोज लूप ए बी डी ए, इन क्लोज्ड लूप ए बी डी ए से बी जाओ, बी से डी, डी से ए। मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने कहा था पहले क्या आया, रेजिस्टेंस आया, रेजिस्टेंस आया तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है P, तो I1 इंटू पी। अब I1 इंटू पी क्या होगा, हम भी करंट की डायरेक्शन के अलॉन्ग जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन के अलॉन्ग जा रहे हैं, तो क्या आएगा नेगेटिव, तो ये बन जाएगा माइनस I1 इंटू पी। उसके बाद B से अब भी करंट की डायरेक्शन में ही है, तो IG इंटू जी, जी क्या रेजिस्टेंस है, तो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट अब भी क्या आएगा माइनस, तो IG इंटू माइनस जी। फिर आगे डी से जा रहे हैं इधर, अब आओगे करंट से अपोजिट, अपोजिट हो गए तो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट क्या आएगा प्लस, तो ये आ गया प्लस, कितना, ये आ जाएगा I माइनस I1 और इंटू हो गया R। ठीक है, R हो गया प्लस, और कहा गया वापस ए पे। अब क्लोज्ड लूप हो गया, इक्वल टू क्या लगा, तो जीरो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, अब इक्वेशन नंबर उसको मान लेते हैं फर्स्ट। एक लूप और लो, बी सी डी बी, मर्जी वो ले लो, चाहिए ले सकते हो, बी सी डी ए बी बड़ी हो जाएगी, इतनी ले लो बहुत है, बी सी डी बी कर सकते हो किसी से भी। इनक्लोज्ड लूप बी सी डी बी, जो आप नाम लिखो उसी के अलॉन्ग जाना, ये नहीं हम लिखा तो बी सी डी बी है गए बी डी सी बी, ऐसा ना हो। तो बी से सी, अब करंट की डायरेक्शन के अलॉन्ग जाए तो माइनस, कितना है माइनस क्या, I1 माइनस IG इंटू क्यू। फिर हम आए करंट से अपोजिट, अपोजिट आएंगे तो प्लस आएगा, इसका और इसका प्रोडक्ट, तो प्लस I माइनस I1 प्लस IG और इंटू क्या हो जाएगा S। ठीक है, उसके बाद हम गए ऊपर, ऊपर भी क्या जा रहे हैं करंट से अपोजिट, अपोजिट क्या आएगा प्लस, तो IG इंटू जी प्लस हो गया, प्लस IG इंटू जी और इक्वल टू क्या आएगा जीरो। इक्वेशन नंबर आ गई नंबर सेकंड। अब आ जाओ प्रिंसिपल पे। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल क्या था बेटा, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल इफ IG इक्वल टू जीरो, अगर IG इक्वल टू कितना है जीरो है, तो और IG अगर जीरो है तो अब ये बताओ साथ साथ एक कंडीशन और भी तो आ गई ना, कि भाई B पे और D पे पोटेंशियल क्या होगा सेम, ये भी ध्यान होगा ना। अगर IG जीरो है तो पोटेंशियल एट B और पोटेंशियल एट D वो भी तो सेम आएगा, आएगा ना। तो अब सीधा अपन ये लिख लो, एट अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल इफ IG इक्वल टू जीरो, तो IG अगर जीरो हो तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कितना आएगा, कर दो बेटा। तो I1P माइनस हो गया I1P, ये हो गया जीरो, और ये आ गया प्लस I माइनस I1 इंटू R। तो इसका हम ये भी कह सकते हैं इसको इक्वल टू क्या है जीरो, और हम इसको ये भी कह सकते हैं ना कि I1P इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R। इक्वेशन नंबर, ठीक है, नोट करो बेटा इसके ऊपर सारा एक बार। हो गया स्क्रीनशॉट,
ठीक है, देखो आगे नेक्स्ट। उसके बाद ऐसे ही सेकेंड के अंदर भी आई को 0 करो, इसमें भी 0 करो, तो ये बनेगा -i1q i -i1s और इज इक्वल टू 0, ये 0 हो गया। तो उसको ये कह सकते हैं ना i1q इज इक्वल टू i -i1 इंटू s, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 को 4 से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड 3 फ्रॉम 4, कर दो दोनों को डिवाइड, क्या आएगा बताओ। तो इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा i1p डिवाइड बाई i1q इज इक्वल टू i माइनस i1 क्या है r, और यहां पे क्या है i माइनस i1 इंटू s। कैंसिल कैंसिल, क्या बचा बेटा, हमारे पास आ गया p बाई क्यू इज इक्वल टू r बाई s। यही तो प्रिंसिपल था बैलेंस कंडीशन। तो दिस इज द बैलेंस कंडीशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। दिस इज द बैलेंस कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, ये था ना, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया बैलेंस कंडीशन और प्रूफ। साथ साथ मैंने आपको किरचॉफ्स लॉ भी समझा दिया इसका, क्लियर हुई बात। अब कुछ एक बात इसमें एक दो इंपॉर्टेंट मैं अलग से देता हूं आपको कि और क्या क्या इसके अंदर होंगी। अब अगर बैलेंस हुआ, अगर ब्रिज बैलेंस हुआ तो इसमें करंट नहीं गया, इसमें करंट नहीं गया तो इसको आप हटा सकते हो, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड अपने आप कर सकते हैं। इसको नोट कर ले बेटा एक बार, हो गया। चलो पॉइंट्स बता रहा हूं उसे। इफ ब्रिज इज बैलेंस, ब्रिज इज बैलेंस्ड, देन पोटेंशियल एट बी, पोटेंशियल एट डी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ब्रिज बैलेंस हुआ तो पोटेंशियल बी और पोटेंशियल डी इक्वल होंगे, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इफ ब्रिज इज अनबैलेंस, ब्रिज इज अनबैलेंस्ड एंड ऐसा हुआ कि P बाई क्यू कम है R बाई एस से, P बाई क्यू का रेशियो कम आया R बाई एस से, तो इससे क्या आएगा, देन पोटेंशियल एट B ग्रेटर होगा पोटेंशियल D से। इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा यहां से, तो ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, तो करंट कहां से कहां फ्लो करेगा, B टू D। देन करंट फ्लो बैलेंस में तो करेगा नहीं, तो इसमें करेगा। देन करंट फ्लो फ्रॉम कहां से कहां, B टू D, B टू D। और थर्ड इसका उल्टा कि इफ P बाई क्यू ज्यादा हो R बाई एस से, तो उसके बाद में क्या आ जाएगा, देन VB कम हो जाएगा VD से एंड करंट फ्लोम कहां से कहां, D टू D। अब जो करंट जाएगा वो D से B जाएगा, ना कि B से B जाएगा। जैसे मैंने इसमें करंट नीचे लिया है जैसे, तो ये नीचे कब आएगा, अनबैलेंस में, जब P बाई क्यू कम हुआ R बाई एस से, और ऊपर कब जाएगा अपने आप, जब P बाई क्यू ज्यादा हुआ R बाई एस से। अपने आप आ जाएगा, आपको करने की जरूरत नहीं, सोचना नहीं है, बस न्यूमेरिकल निकाल दो, अपना पता हमें चल जाएगा वो, ठीक है। अगर करंट की हम वैल्यू जो निकाल रहे हैं, अगर करंट की वैल्यू नेगेटिव अगर आ गई ना, नेगेटिव अगर आ गई,
तो अपने आप पता चल गया हमने जो करंट की डायरेक्शन ली है वो उल्टी ली है, समझ गए। तो अब करंट निकाल दो बस, कोई फर्क नहीं पड़ना, प्लस आओ चाहे माइनस आओ कोई दिक्कत नहीं है। 3 पॉइंट हुए, एक लास्ट 4th पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो एक नंबर में, ये सभी क्वेश्चंस एक ही नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। नंबर 4, इसको बता दो, मैं नंबर 4 क्या आंसर ये लेता हूं मैं, उसको पूरा बिठा रहा मैं। नंबर 4 आपसे पूछा जाए व्हीटस्टोन बेस इज मोस्ट सेंसिटिव, कब होगा? ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव, मोस्ट सेंसिटिव। और मोस्ट सेंसिटिव, यार सेंसिटिवनेस का मतलब क्या होता है? सेंसिटिवनेस का मतलब होता है एक्यूरेसी। यहां सेंसिटिवनेस का मतलब क्या है? एक्यूरेसी। किसमें एक्यूरेसी? इसका काम क्या है? इसका काम है रेजिस्टेंस फाइंड करना। 1 2 3 दे दिए, P by Q R by S, 3 आपको मिलेगी, चौथा नहीं फाइंड हो जाएगा? हो जाएगा। तो एक्यूरेटली फाइंड करेगा चौथे रेजिस्टेंस को, फोर्थ रेजिस्टेंस को एक्यूरेसी से मेजर करेगा, उसमें कोई करेक्शन नहीं होगी, वही उसकी क्या कहलाती है? सेंसिटिवनेस। तो ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव, तो एक्यूरेसी का मेजर करेगा अगर इफ ऑल 4 रेजिस्टेंसेस having same value, अगर इनके सभी की वैल्यू भी सेम हुई, तो वो और सही मेजर करेगा, समझ गए? आगे क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको बताता हूं। जैसे बैलेंस की कंडीशन क्या थी? बैलेंस की कंडीशन ये तो थी P by Q is equal to R by S। तो ये तो P by Q को अगर मैं कहूं P2 है, Q कितना है? 4 है, R कितना है? 4, S कितना है? 8। क्या बैलेंस नहीं हो? तो है 1/2 ये आ गया, 1/2 ये आ गया, तो ये ब्रिज क्या है? बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। लेकिन क्या इन सभी P Q R S इंडिविजुअल की वैल्यू भी सेम है क्या? मतलब ये क्या सेंसिटिव है क्या? नहीं, ये ब्रिज सेंसिटिव नहीं है। ये सेंसिटिव तब होगा, ये एक्यूरेसी ऑफ रेजिस्टेंस तब मेजर सही करेगा अगर P की वैल्यू Q के इक्वल हो, Q की वैल्यू R के इक्वल हो, इक्वल टू S हो, सभी का रेजिस्टेंस इक्वल हो, सेम वैल्यू हो। तो आप इसमें यहां लिख सकते हो हैविंग द सेम वैल्यू इज इक्वल टू P इक्वल टू Q इक्वल टू R इक्वल टू S। अगर सभी के सभी वैल्यू सेम हो, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2 एंड ये भी 2, तो अगर सभी के सभी सेम होंगे तो ये बिल्कुल एक्यूरेसी होगी, जो उसका काम था उस काम के अंदर इसकी एक्यूरेसी सही आएगी, समझ गए? तो ये था व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अगर ये बैलेंस हुआ तो इसका न्यूमेरिकल तो बहुत आसान होगा, पता ही आपको मैंने करवाया था। इसके न्यूमेरिकल तो आपको मैंने कि भाई यहां से ये हो गया, 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 तो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, फिर दोनों आपस में क्या होंगे? पैरेलल। सोल्व हो गया। तो बैलेंस हो गया तो बहुत आसान है। अनबैलेंस हुआ तो कैसे निकालेंगे? अनबैलेंस हुआ तो हम निकालेंगे किरचॉफ रूल से, जिसका एग्जांपल हम कल निकालेंगे, अगले जो लेक्चर आएगा उसके अंदर निकालेंगे। तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज किरचॉफ रूल आज के लेक्चर का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इनके निकालेंगे न्यूमेरिकल्स, इनके क्वेश्चंस, ठीक है? और इनका एक जो कॉन्सेप्ट है ये कह सकते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल फॉर्म जो हमारे लैब में भी है वो है मीटर ब्रिज, वो पढ़ेंगे अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए बाय, खुश रहो बेटा।